दोस्तों आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक व्यक्ति जिनकी उम्र 65 साल को क्रॉस हो रही थी, वो अपनी पत्नी के साथ में गांव में रहते थे। इनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे बहुत ही अच्छी जगह पे थे। इन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि ये व्यक्ति बीमार हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। घर परिवार के लोगों ने इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इनके बेटों को फोन किया गया, बेटी को फोन किया गया कि तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इनके बच्चे आ तो जाते हैं, लेकिन अपने पिताजी को जिंदा देख के चौंक जाते हैं। यहां तक कि उन्होंने अपने पिताजी से एक बात कह दी कि पिताजी, रोज रोज मुझे यहाँ आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बराबर बराबर हम लोगों में बांट दो। जब पिताजी ने बच्चों का ये रवैया देखा, पिताजी चौंक गए। पिताजी सोचने लगे कि मेरी हालत खराब है, इन सब ने मेरी हालत के बारे में नहीं पूछा, मुझे नहीं देखा कि पिताजी की क्या कंडीशन है, बल्कि प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि पिताजी प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। पिताजी को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। इसके बाद में पिताजी ने जो कदम उठाया, उसको सुनने के बाद में आप भी चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों, पूरी कहानी को हम आपको सुनाते हैं कि आखिर में उस पिता ने क्या किया था अपने बच्चों के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति जिनका नाम विजय सिंह था, वो अपनी पत्नी के साथ में रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था प्रेमा देवी। इनके 3 बच्चे थे। 2 बेटा थे, जिनमें से जो बड़ा बेटा था उसका नाम था पारस। जो छोटा बेटा था उसका नाम विनय था। एक बेटी थी जिसका नाम था मानवी। विजय सिंह ने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, महंगे स्कूल में पढ़ाया, यहाँ तक कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। सोचते थे कि मेरे बच्चे एक दिन इतने बड़े होंगे, कामयाब होंगे, अच्छे पदों पे होंगे, मेरा नाम होगा, मेरी जिंदगी आगे की बहुत अच्छे से कटेगी और फख्र से हम सबको बताएंगे कि मेरे बच्चे हैं। इसी उम्मीद में वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं। इनके बेटा बड़े होते हैं। जो बड़ा वाला बेटा था पारस, उसका सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। डॉक्टर की जो पढ़ाई करनी थी, कोर्स करना था, उसके लिए उसको अमेरिका जाना था। वो अपने पिता से कहता कि मुझे अमेरिका जाना है। लेकिन पिताजी कोई सर्विस वाले नहीं थे, लेकिन पिताजी ने फिर भी हामी भर दी कि ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, हम पूरी जी जान लगा देंगे तुम्हारी डॉक्टरी की पढ़ाई करवाने के लिए। दोस्तों, वो अमेरिका चला जाता है, वहां पे डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, यहाँ तक कि उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो वहीं पे एक बड़ा डॉक्टर बन जाता है। पिताजी बहुत ज्यादा खुश। और जो छोटा बेटा था विनय, वो भी कहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे। दोस्तों, पढ़ लिख के वो भी चला जाता है नेपाल में। वो वहीं पे रहने लगता है। एक लड़का रहता था अमेरिका में, एक नेपाल में। इन दोनों की शादी भी हो जाती है पिताजी के पास में, और जो भी जमा पूंजी बची थी वो शादियों में लगा दी। अपनी बेटी मानवी की शादी भी बहुत ही अच्छे घराने में कर दी। अभी जो विजय सिंह थे, ये सोचते हैं कि मेरी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, अब जो आगे की जिंदगी है, अब मेरे पर कोई भार नहीं है, सब कुछ मेरे बेटा उठाएंगे। अब आगे जो भी करना होगा ये करेंगे। अब हम जिम्मेदारियों से फुर्सत हो गए। और यहाँ तक कि विजय सिंह अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटा, अपने पत्नियों को अपने साथ में ले जाओ और जब भी तुम्हें टाइम मिले तब तुम घूमने आ जाया करना और बात कर लिया करना। बेटा कहते ठीक है पिताजी। बेटा जो थे अपनी अपनी पत्नियों को अपने साथ में लेके चले गए और बेटी भी अपने ससुराल में अपने पति और पूरे परिवार के साथ में रहने लगी। किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं। जब इन बेटों को टाइम मिलता तो बेटे चले जाते हैं, नहीं टाइम मिलता तो फोन पे बात कर लेते हैं। यूं ही दोस्तों समय गुजरता रहा। लेकिन एक दिन अचानक क्या होता है कि जो विजय सिंह थे, वो अपनी पत्नी के साथ अकेले गांव में रहते थे। अचानक रात में इनकी हालत बिगड़ी। इनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इनकी पत्नी जो प्रेमा देवी थी, वो परेशान होती है, सोचती है कि रात का वक्त, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो पड़ोस का एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल थी, वो उसको बुलाती है, उससे कहती है कि बेटा, एक जो डॉक्टर है हमारे यहाँ आते रहते हैं, उनका फोन लगा दो। क्योंकि अक्सर वो डॉक्टर उनके यहाँ आते रहते थे। उन डॉक्टर को वो लड़का फोन लगाता है। डॉक्टर तुरंत आते हैं, रात में उनको दवाई देते हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनको जल्दी से जल्दी बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती चली जा रही है।
फिलहाल उस डॉक्टर ने जो विजय सिंह को दवाई दी तो 19-20 थोड़ा सा ऐसा लगे विजय सिंह को कि उनको आराम मिल रही है, लेकिन रात में ही उनको एक बड़े हॉस्पिटल में, शहर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब वहां पे विजय सिंह को डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया तो डॉक्टर ने कहा कि इनको बहुत बड़ा अटैक पड़ा था। वो तो डॉक्टर अच्छा था जिसने वो दवाई दे दी, क्योंकि वो दवाई भी देखी थी कि दवाई दे दी, अगर वो दवाई ना इनको मिलती तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। जब विजय सिंह की पत्नी प्रेमा देवी ये सुनती हैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं, सोचती हैं कि चलो शुक्र है उस डॉक्टर का जो रात में आ गया, और शुक्र है उस बेटे का जिसने मेरी मदद कर दी। वो माँ कहती है कि अब बेटा सुबह हो गई, अब ऐसा करो अपने फोन से मेरे बेटों को और बेटी को सबको फोन लगा दो, सबको बता दो कि तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब दोस्तों उस लड़के ने बड़े वाले बेटा के पास यानी पारस जो डॉक्टर था उसके पास में फोन किया कि तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, वो एडमिट है, तो वो कहता है कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कल तक, अगर टाइम निकल जाएगा तो फिर आने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन वो लड़का कहता है कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। दोस्तों यही बात उस लड़के ने छोटे वाले बेटा यानी विनय से भी कही कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ। यही बात बेटी से भी कही। तो तीनों बच्चे ये सोचते हैं कि हमें लगता है कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और वो तुरंत वहां से अपनी टिकट को कंफर्म करते हैं और आ जाते इंडिया। वो लड़के उनके, बेटी भी अपने ससुराल से चल देते क्योंकि बेटी भी बड़े शहर में रहती थी। तीनों बच्चे आ जाते हैं, लेकिन माँ ने जैसे ही अपनी बेटों को देखा तो माँ रोने लगी। मतलब एक अपना पैसा कि मेरे बेटे आ गए, अभी हम अकेले थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं मेरे साथ में देख रेख करने वाला, अब मेरे बेटा आ गए, अब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों तब तक क्या था कि जो विजय सिंह जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हुई थी तो उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो उनको काफी हद तक आराम हो जाता है। जब उन बेटों ने अपने पिताजी को बैठे हुए देखा तो वो चौंक गए। उनके बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था, उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो यहाँ पे आके पछता रहे हैं। वो अपनी माँ से कहते कि माँ पिताजी तो सही है, और इतनी इमरजेंसी में ऐसे करके फोन करवाया कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे कि शायद पिताजी ठीक होंगे या नहीं होंगे, ये तो उठ के बैठ गए हैं। जब माँ ने बात सुनी, पिताजी ने बात सुनी, तो पिताजी चौंक गए कि हम ठीक हैं तो मेरे बेटों को दुख हो गया, मेरे बेटा चाहते क्या है। और बेटों की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि उनको यहाँ पे आके बहुत ज्यादा कष्ट हुआ। छोटा वाला बेटा कहता है कि अरे जब पिताजी सही थे तो फोन करने की क्या जरूरत थी, मेरा समय बर्बाद हो गया। तुम जानते हो समय की कीमत, कितना मेरा समय कीमती है। दोस्तों ये बेटे जो थे ये अपने पिताजी के ठीक होने पे खुश नहीं हुए बल्कि दुखी हो गए। वो सोच रहे थे कि मर गए होंगे तो अंतिम संस्कार करके आते हैं। बिल्कुल भी अपने पिताजी से अच्छे से बात नहीं की, उस पिताजी से जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जमा पूंजी इनकी जिंदगी बनाने में लगा दी है। पिताजी को बहुत ज्यादा दुख होता है। माँ भी रोने लगती है लेकिन अपने आंसू छुपाती है, कुछ नहीं कहती हैं, बेटी की उम्मीद करती हैं। बेटी आती है, बेटी का भी व्यवहार वैसा ही। बेटी कहती कि मेरे ससुर जी की तबीयत सही नहीं है, मेरी सास खाना नहीं बना पाती, मेरी सास ऐसी है वैसी है, इतना इमरजेंसी में फोन करने की क्या जरूरत थी। पिताजी तो उठ के बैठ जाते हैं। अब ये पति पत्नी दोनों हैरान कि क्या हम मर जाते तभी इनको अच्छा लगता, हम ठीक हो गए तो इनको कष्ट हो गया। माता पिता को बहुत ज्यादा दुख होता है। यहाँ तक कि बच्चों ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। लेकिन शाम हो जाती है, माँ कहती कि बेटा ऐसा करो कि तुम लोग घर पे चले जाओ और हम यहाँ पिताजी के साथ में हॉस्पिटल में हैं। लेकिन वो बेटा कहने लगते हैं कि हम क्या करेंगे जाके घर पे, हम यहीं पे रुक जाएंगे, दूसरे किसी रूम में हम यहीं पे लेट जाएंगे डॉक्टर से बात करके, और तुम पिताजी के साथ में लेट जाना। दोस्तों अब माँ कुछ नहीं कहती, माँ बस इनको देखती है कि ये बेटा है कैसे। दोस्तों ये दोनों भाई और वो बहन ये तीनों एक रूम में चले जाते हैं और वहां पे बेंचें पड़ी हुई थी अलग अलग, और उन बेंचों पे ये दोनों भाई बहन सब लेट जाते हैं। क्या होता है कि इन लोगों ने अपना रूम बंद कर लिया, इसके बाद में आपस में बातें करते हैं। छोटा वाला बेटा विनय
वो अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की हो गई थी कि पिताजी तो इस दुनिया से चले ही जाएंगे, इतनी हालत खराब बता रहे थे, तो माँ को फिर कौन रखेगा, क्योंकि मेरे पास तो 2 ही कमरा है, हम उनको अपने साथ में नहीं रख सकते, मेरे पास में व्यवस्था नहीं है। तो हम सोच रहे थे कि शायद भैया के पास में रहेंगे। जब पारस इस बात को सुनता है, पारस कहता है सोच तो हम भी रहे थे कि माँ अब अकेले रह जाएंगी, लेकिन चलो भगवान का शुक्र है कि पिताजी सही हैं, तो ये दोनों बने रहेंगे। लेकिन माँ को रखने के लिए मेरे पास भी व्यवस्था नहीं है। बेटी कहती है कि मेरा संयुक्त परिवार है, हम तो किसी हाल में माँ को रख ही नहीं सकते थे, वो तो शुक्र है कि चलो पिताजी जिंदा है। लेकिन तभी बड़ा वाला बेटा पारस ये बोलता है बीच में कि ऐसे ये बीमार होते रहेंगे तो इनके लिए हम अपना जरूरी काम छोड़ छोड़ के कैसे रोज भाग पाएंगे। ये जब बीमार होंगे तब फटाक से फोन करेंगे कि अरे जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, फिर बाद में ठीक हो जाएंगे, उठ के बैठ जाएंगे। ऐसे हम कब तक भाग पाएंगे, मेरे पास तो इतना टाइम है नहीं कि हम इतना समय लगा के यहाँ पे आए, इतना पैसा लगा के हम यहाँ पे रोज भागे। अब ऐसा करो, अपने छोटे भाई से कहता है कि ऐसा करो कि माता पिता से कहो कि प्रॉपर्टी जो है ना ये हमारी बांट दो, बंटवारा कर दो। इसके बाद में माता पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और वहीं से उनका हालचाल ले लेंगे, और जब हमें 2-4 महीने में छुट्टी मिला करेगी, टाइम मिला करेगा, तो हम लोग घूम जाया करेंगे। दोनों भाई इस बात पे सहमति जता देते हैं। यहाँ तक कि जो बहन थी मानवी, वो भी इस बात पे सहमत हो जाती, कहती है हाँ भाई मुझे भी टाइम नहीं है कि हम माँ को देख सकें या पिताजी को देख सकें, तो यही सही रहेगा कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो और जो भी घर वगैरह है उसको बेच दो। रोज रोज कौन इसको देखने आएगा, और इनको माता पिता को दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दो, और इनकी उम्र के लोग भी वहां पे हैं ताकि इनका मन भी वहां पे लगा रहेगा। दोस्तों इस तरह की ये सब बातें करते हैं, लेकिन ये सारी बातें माँ ने छुपके से सुन ली। माँ को ये बात सुन के ऐसा लगे कि जैसे उनको किसी ने गोली मार दी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोचा कि मेरे पति बीमार हैं, अगर उनको ये बात बताएंगे तो उनको और भी ज्यादा कष्ट होगा, क्योंकि उनको अटैक पहले ही पड़ चुका है। अगर मैंने ये बात बताई तो उनको सदमा ना लग जाए, तो वो सोचते हैं कि अपने हम पति को नहीं बताएंगे। लेकिन ये जो भाई दोनों थे ये विचार बनाते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि सुबह तुम पिताजी से बात कर लेना। अब इन्होंने ये नहीं देखा कि पिताजी हॉस्पिटल में है। बड़ा वाला भाई कहता है छोटे भाई से कि पिताजी से बात कर लेना और कह देना कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो। दोस्तों ऐसा ही करते हैं। सवेरा जब होता है तो छोटा वाला बेटा विनय अपने पिताजी के पास में जाता है, उस वक्त जब माँ नहीं थी, और सारी बात बता देता है कि ऐसे पिताजी हम विदेश से रोज कैसे आ पाएंगे, तुम्हारी तो तबीयत रोज खराब होगी। ऐसा करो, ये जो प्रॉपर्टी है इसका बंटवारा कर दो, घर वगैरह है उसको बेच दो, और आप एक वृद्धाश्रम में रहने लगो, क्योंकि हम रोज नहीं आ पाएंगे। वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी हैं, देख रेख भी बने रहेगी, और जब हम 2-4 महीने में टाइम मिलेगा तो हम तुमको देखने के लिए आ जाया करेंगे। दोस्तों जब उनके पिता यानी कि विजय सिंह ने बात सुनी तो विजय सिंह को ऐसा लगे कि जैसे उनको किसी ने तलवार फूंक दी हो। वो कुछ नहीं बोलते हैं, शांत चुपचाप लेटे हुए हैं। तभी उनकी पत्नी आ जाती है, और पत्नी उनको एकदम बदहाल हालत में देखती है कि चुपचाप लेटे हुए, बोल नहीं रहे, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो पत्नी समझ गई कि मेरा बेटा यहाँ पे आया था, हो ना हो इसने कुछ तो अपने पिताजी से कहा है। विजय सिंह ने अपने छोटे बेटा को यह आश्वासन दे दिया था कि बेटा तुमने बहुत अच्छी बात कही, ये विचार मुझे क्यों नहीं आया, चलो हम ये जरूर कर देंगे। दोस्तों छोटा वाला बेटा खुश होकर चला जाता है कि पिताजी मेरी बात मान गए। अब पिताजी उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर पे पहुंच जाते हैं, और बेटे दोनों इंतजार कर रहे हैं, बेटी भी इंतजार कर रही है कि हाँ पिताजी अब प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देंगे। इसके बाद में क्या होता है कि विजय सिंह ने वकील को बुलाया, और वकील को बुला के वकील से कहा कि आप मेरी वसीयत को लिखो, हम जो कहना चाहते हैं वो लिखो। दोस्तों विजय सिंह ने जो उस वसीयत में लिखा, इसके बाद में जब उन बेटों को वो कागज पकड़ाया जिसमें उन्होंने अपनी वसीयत को लिखाया था, उसको सुनने के बाद में बेटों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें विजय सिंह ने ये लिखवाया था कि मैं विजय सिंह पूरे अपने होश हवास में ये वसीयत लिख रहा हूं, मेरी जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी मेरी है, मेरे मरने के बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी के नाम है, और जब मैं भी ना रहूं, मेरी पत्नी भी ना रहे, तो जो भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी अनाथ आश्रम को दान कर दी जाए।
मेरे बेटों को मेरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी ना दी जाए, क्योंकि मेरे बच्चों का जो भी अधिकार हक था वो इनको हम बहुत पहले दे चुके हैं। इनको अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, विदेशों में पढ़ाया, इनकी शादियों में लगाया, तो इनका मेरे पर कोई कर्ज नहीं है। अब मेरी जो भी प्रॉपर्टी बचे मेरी पत्नी के मरने के बाद, मेरे मरने के बाद, वो सारी की सारी अनाथ आश्रम में दान कर दी जाए, ताकि उनकी मदद हो जाए जिनके बच्चे हैं लेकिन फिर भी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये जब वसीयत सुनते हैं बेटे दोनों तो उनकी रूह कांप जाती, कुछ भी बोल नहीं पाते, चुपचाप खड़े हुए हैं। यहां तक कि अपने पिताजी के पैरों में गिरने के लिए भागते हैं, लेकिन पिताजी मना कर देते हैं कि खबरदार अगर तुमने मेरे पैरों को छुआ। तो दोस्तों, इस तरह एक पिता ने अपने नालायक बेटों को सबक सिखा दिया। तो इस तरह का काम भाई कोई भी नहीं करेगा। और आप लोगों की क्या राय है इसके विषय में मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।